and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिन्हों कहता है लगता है इसको चढ़ गई है। जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं उसके ऊपर एक एलसीडी लगी होती है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है। व्हाइट टाइगर गेट के मास्टर से सवाल पूछे जा रहे होते हैं जो कि मीडिया की तरफ से पूछ रहे होते हैं। गेट मास्टर मीडिया वालों को बताते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक रेड गेट ओपन हुआ था जहाँ पर हमारे 9 हंटर्स मारे गए जो कि हाई लेवल के थे। सिर्फ 2 रैंक के हंटर्स ही बाहर आ पाए। गेट मास्टर ने सवाल पूछा जाता है कि बचने वालों ने कहा है कि उनके साथ एक और हंटर था जो कि उनकी टीम का नहीं था, उसने उन सबकी जान बचाई। वो हंटर कौन था? गेट मास्टर उनसे कहते हैं तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा गलत है। वहाँ पर कोई भी आउटसाइड का बंदा नहीं था, सिर्फ हमारे मेंबर थे और मुझे बस इतना ही कहना है। और साथियों वहाँ से चले जाते हैं और न्यूज खत्म हो जाती है। जिन्हों कहता है जिस रिपोर्टर से जान ही नहीं छोड़ते, इनको सब कुछ पता होता है फिर भी सवाल पूछते हैं। उसी वक्त चीफ ऑन की तरफ से मैसेज आता है कि मीन यांग आपसे राब्ता करना चाहती है, क्या करें? कॉल अटेंड करनी है। गेट मास्टर से कहते हैं ठीक है कॉल कनेक्ट करो। यांग यूं से कहते हैं तुम्हारा फोन क्यों टर्न ऑफ है? मैं कब से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। गेट मास्टर से कहते हैं उस रेड गेट इंसिडेंट की वजह से रिपोर्टर्स ने मेरी नाक में दम कर रखा है इसलिए फोन ऑफ कर दिया था। यांग से कहता है हाँ मैंने भी तुम्हारी न्यूज देखी, मैं इस वक्त जापान में हूँ, तुम टीवी पर काफी ज्यादा अच्छी लग रहे थे। गेट मास्टर से कहते हैं इस तरह की बातें मत करो, इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। यांग से कहते हैं रेड गेट इंसिडेंट तो कोई बड़ा वाकया नहीं, इसे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक बड़ी न्यूज है। रिपोर्टर्स के पीछे पड़ जाएंगे। जापान वालों ने कोरिया के हंटर एसोसिएशन वालों से राब्ता किया। मैं जापान इसीलिए गया हूँ ताकि इस वाकये को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और जब वाकई में कंफर्म है ये बात बहुत ही जल्दी पूरे कोरिया में फैलने वाली है। गेट मास्टर से कहते हैं लेकिन जापान वालों ने कोरिया वालों को कहा क्यों की? आखिर वो क्या चाहते हैं? यांग से कहते हैं जापान वाले कोरिया में उन हंटर से राब्ता कर रहे हैं जिन्होंने जेजू आइलैंड के रेड में हिस्सा लिया था। ये बात सुनकर गेट मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे सारी बात डिटेल में बताओ। और यहीं पर जेजू आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि 4 साल पहले जेजू आइलैंड पर एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ था। जेजू आइलैंड पर हंटर्स की 3 टीमों को भेजा गया, 3 बार ऑपरेशन किए गए लेकिन कोई भी उस रेंज को क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद जेजू आइलैंड को खाली कर दिया गया। एस रैंक की डंजन के अंदर से बड़े से एंड मॉन्स्टर्स निकले थे और अभी 4 साल गुजर चुके हैं, अभी भी वहाँ पर वो एस मॉन्स्टर्स हैं। और हमारे गेट मास्टर और बियांगू ये दोनों भी उस रेड का हिस्सा थे क्योंकि ये दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं। गेट मास्टर से कहते हैं वो एक बुरा सपना था, मैं उसको याद नहीं करना चाहता, हम लोग जेजू आइलैंड में मरते मरते बचे थे। बियांगू से कहता है मुझे लगता है कि उस आइलैंड पर एक म्यूटेशन फैल गई है। गेट मास्टर से कहते हैं चाहे जो भी हो वो साइलेंट से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उस आइलैंड के एरिया सिर्फ पानी है, वो पानी को पार करके बाहर नहीं आ सकते। बियांगू से कहता है यही तो बड़ी न्यूज है, वो साइलैंड को पार कर सकते हैं क्योंकि वो उड़ सकते हैं। जापान के समुद्र के किनारे हमें एक मरी हुई एंड मिली है जो कि जेजू आइलैंड से आई है लेकिन उसके पंख भी थे। मैं इसी म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, उन चूंटियों के पंख निकल रहे हैं, अगर उन्हें उड़ना सीख लिया तो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सीन जिन्हों के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हों अपना बैग पैक तैयार कर लेता है और ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिना जिन्हों से कहती है तुम आज से पहले तो कभी ट्रिप पर नहीं गए, आज अचानक कहाँ जा रहे हो? जिन्हों से कहता है मैं एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिना से कहती है तुम किसके साथ जा रहे हो? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम बाहर जा रहे हो? जिन्हों से कहता है नहीं मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन डीमन कासिल का होता है। जिन्हों स्पेशल डंजन के अंदर चला जाता है। जिन्हों कहता है जब मैंने पहली बार साइबर्स को हराया था तब वो मुझसे 20 गुना ज्यादा पावरफुल था लेकिन अब मैं उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर अब मेरा सामना साइबर्स के साथ होता है तो मुझे जरा भी मुश्किल नहीं होगी। जिन्हों के सामने हेल गेट होता है और उसके पास वो चाबी होती है जो कि साइबर्स को मारने पर उसे मिली थी जिससे वो उस गेट को ओपन कर सकता है। जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है क्या तुम की को यूज करते हुए दरवाजे को ओपन करना चाहते हो? जिन्हों कहता है हाँ ओपन करो। जैसे दरवाजा ओपन होता है जिन्हों से कहा जाता है तुम्हारे पास एक क्वेस्ट है जिसे तुम्हें पूरा करना है। जिन्हों जैसे अंदर जाता है पूरा हाल में बिल्कुल खाली होता है। जिन्हों कहता है यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। और साथ ही जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है। जिन्हों कहता है काफी अर्से के बाद मेरे पास एक क्वेस्ट ओपन हुई है। उस क्वेस्ट में जिन्हों को डीमन सोल को कलेक्ट करना होता है और उसकी डिटेल्स ये होती है कि डीमन कासल के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं, तुम्हें उन सारे डीमंस को मारना है। हर डीमन को मारने पर तुम्हें एक सोल मिलेगी, तुम्हें टोटल 10,000 सोल्स को इकट्ठा करना है। कुछ डीमंस को मारने पर तुम्हें ज्यादा सोल भी मिल सकती है। अपनी क्वेस्ट को पूरा करने पर तुम्हें 3 रिवार्ड्स मिलेंगे। जिन्हों कहता है इसके रिवार्ड्स तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं अपनी मर्जी की कोई भी एक चीज ले सकता हूँ चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हो। इसके अलावा मुझे बोनस स्टैट्स भी मिलेंगे और मुझे हिडन रिवार्ड मिलेगा। जिन्हों स्टोर के अंदर देखकर कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे वेपन्स भी हैं जो कि बिलियंस के मिल रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं इनमें से कोई वेपन खरीद सकता हूँ। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है अगर रिवार्ड इतना बड़ा है इसका मतलब मॉन्स्टर भी ज्यादा पावरफुल होंगे। जैसे जिन्हों चलते हुए एग्जिट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो वो हैरान हो जाता है कि सामने वाली डंजन एक पूरी का पूरा सिटी होती है। जिन्हों कहता है मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, एक डंजन एक फील्ड टाइप होगी। वहीं पर सामने जिन्हों को डीमंस नजर आते हैं। जिन्हों कहता है मुझे 10,000 डीमंस के सोल को इकट्ठा करना है, इसका मतलब यहाँ पर 10,000 डीमंस होंगे जिन्हें मुझे हंट करना है। और फिर ऐसा ऐसा उसके सामने बहुत सारे डीमंस निकल आ जाते हैं। जिन्हों कहता है मैं अपनी बहन को बताकर आया हूँ कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते के दौरान मैं 10,000 डीमंस को मार सकता हूँ। जिन्हों जल्दी से अपनी बैग को नीचे रख देता है और उन डीमंस को मारना शुरू कर देता है। जिन्हों कहता है अब मैं जिस लेवल पर हूँ मेरे लिए छोटे डीमंस को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये लो ग्रेड के डीमंस हैं। इस पर जिन्हों के पास जो विंडो ओपन होती है उसमें से बताया जा रहा होता है कि नेक्स्ट लेवल अब तक तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए। नेक्स्ट रियल वर्ल्ड का होता है। यो जिन्हों अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। उसके बाद उससे कहते हैं तो इसका मतलब तुम हमारे गिल्ड को मैनेज करना चाहते हो। यो जिन्हों उनसे कहता है यस फादर बिल्कुल ऐसी बात है। जिन्हों के फादर के पास उसका तमाम ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि उसने कौन सी 20 डंजन के अंदर हिस्सा लिया है और साथ में उसके पास हटर लाइसेंस भी होता है। यो जिन्हों कहता है मेरे फादर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे गिल्ड का मास्टर कौन बनेगा, मैं बनूंगा या फिर मेरा बड़ा भाई। यो जिन्हों अपने फादर से कहता है फादर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी आउटसाइडर को अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनने देंगे। फादर उसकी बात को बीच में रोक देते हैं। फादर से कहते हैं यहाँ पर कोई है जिसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। साथियों से कहते हैं अंदर आ जाओ। एक घंटा अंदर आ जाता है। फादर से कहते हैं इसका नाम गोम योंग है, व्हाइट टाइगर गेट में जो रेड गेट इंसिडेंट हुआ था ये उसका एक सर्वाइवर है, ये भी वहीं पर था। यो जिन्हों से देखा हैरान हो जाता है, कहता आखिर जो बंदा मेरे फादर के पास क्या कर रहा है। जिन्हों के फादर से कहते हैं यो जिन्हों को बताओ कि उस डंजन के अंदर क्या हुआ था और इसे ये भी बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ डंजन के अंदर कौन था जिसने उन सारे मॉन्स्टर्स को मारा। गोम योंग ने बताता है उस दिन हमारे साथ एक हाई स्कूल की लड़की थी जो कि हंटर थी और उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम सन जिनहू था। यो जिन्हों से कहता है उस फीमेल लड़की का नाम क्या था।
वो नियम से कहता है उसका नाम हांसोंग था। सन जीनू का शुक्रिया कि उसकी वजह से हम सबकी जान बची। उसने हमें रेड गेट डंजन में बचाया। वो था तो एक ई रैंक का हंटर, लेकिन उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। उसने डंजन बॉस को भी हराया। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले कहते हैं कि हमने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। शायद वो उसे अपने पास रिक्रूट करना चाहती है। फादर पोमियोंग से कहते हैं चलो ठीक है, तुमने जितना बताना था बता दिया। फादर यू जिनू से कहते हैं मैं क्वालिफाइड हंटर्स को ढूंढ रहा हूँ ताकि अपनी गिल्ड में शामिल किया जा सके। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मुझे भी लगा था कि रेड गेट इंसिडेंट में कोई थर्ड पार्टी शामिल है। तभी मुझे सन जीनू के बारे में पता चला। लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं पता थी, तुमने जो अपनी 20 रेड्स कंप्लीट की है उन सभी में सन जीनू का नाम क्या कर रहा है? क्या तुमने उससे मदद ली है अपनी डंजन को क्लियर करने के लिए? तुम तो यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि तुमने अपनी डंजन को क्लियर करने के लिए अपना लाइसेंस हासिल करने के लिए सन जीनू से मदद ली है। ये तो तुमने बहुत ही बुरा किया। जीनू अपने फादर के सामने शर्मिंदा हो जाता है। फादर जीनू से कहते हैं क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ कहना है? यू जीनू अपने फादर से कहता है चाहे जो भी हो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है। तब यूजिन गेट का मास्टर मुझे करने देंगे। फादर से कहते हैं ठीक है तुम मास्टर बन सकते हो। जीनू भी हैरान हो जाता है, कहता है आगे इतनी जल्दी मान कैसे गई? फादर यूजिन से कहते हैं अगर तुम सन जीनू को हमारे गिल्ड में ले आते हो तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा। जीनू फादर से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फादर यूजिन से कहते हैं 2 एस रैंक के हंटर्स हैं जिन्हें मैं अपनी गिल्ड में लेना चाहता हूँ। एक तो रिटायर हो चुका है और दूसरे का नाम चा हाई इन है। हाई इन एक गिल्ड का वाइस मास्टर है। वो चोई के होते हुए गिल्ड का मास्टर नहीं बन सकता। अगर मैं उसे अपने गिल्ड का मास्टर बना देता हूँ तो हमारी साइड पर आ जाएगा। जबकि बियांग रिटायर हो चुका है क्योंकि वो बूढ़ा है, लेकिन अंडर होने के तौर पर उसकी बॉडी भी फिट है। 3 बार जेजू आइलैंड पर फेल होने की वजह से उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और मुझे पता चला है कि जापान के शोर पर एक पंखों वाली बड़ी चींटी की बॉडी मिली है जो कि एस रैंक की है। इस सूरत हाल में अगर जेजू आइलैंड पर चौथी रेड की जाती है तो मैं चाहता हूँ कि बियांग मेरे गिल्ड की तरफ से वहाँ पर जाए। अगर मैं उन दोनों में से किसी को बना लेता हूँ तो वही मास्टर बनेंगे। अगर तुम सन जीनू को पहले बना लेते हो तो तुम मास्टर बनोगे। और इतना क्या कि उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जीनू बहुत सारे डीमंस को मार देता है और कहता है अभी तो मुझे बहुत सारे डीमन सोल्स को इकट्ठा करना है। और साथ ही जीनू ने जितने डीमंस की सोल को इकट्ठा किया है वो दिखाया जाता है। जीनू ने अभी तक सिर्फ 309 सोल्स को इकट्ठा किया है जबकि उसे 10 साल इकट्ठी करनी है। जीनू कहता है डीमन कासल का स्टार्टिंग फ्लोर से ज्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ के मॉन्स्टर बहुत वीक है, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। जीनू कहता है वैसे तो मुझे अपने आप को एक लेवल अप करने के लिए 9 बार सी रैंक की डंजन को क्लियर करना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 घंटे में अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जा रहा है वैसे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती जा रही है। एक लेवल अप होने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। सीधी सादी बात करूँ तो मुझे ग्रो करने में ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्टैट पॉइंट्स चाहिए। जीनू कहता है अब मुझे पता है कि मेरा रैंक एस रैंक के बराबर है क्योंकि जब मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से मिला था तब मुझे महसूस हुआ था कि मैं भी उसी के बराबर का हूँ। मुझे एस रैंक नहीं बनना बल्कि एस रैंक से भी ऊपर जाना है। मुझे अपनी पेस नहीं खोनी। फर्स्ट फ्लोर के लास्ट डीमन को मारने पर जीनू को एक आइटम मिलती है जो कि परमिट होता है। एक कागज के ऊपर स्टैम्प लगी होती है जिससे वो सेकंड फ्लोर पर जा सकता है। उसी वक्त जीनू के सामने लाइट नजर आती है। जीनू कहता है मुझे लगता है कि सेकंड फ्लोर उसी तरफ है, मैं इस परमिट को वहाँ पर जाने के लिए स्मार्ट कर सकता हूँ। जीनू अपने शैडो सोल्जर से कहता है कोई भी मॉन्स्टर टाइप का सोल्जर बाहर आ जाओ। उसी वक्त आईसीएस का बॉस बाहर निकल आता है। जीनू उसी तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है, चलो फिर भी ये काम आएगा। जीनू उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। उसे कहता है मुझे सामने स्लाइड की तरफ लेकर जाओ और रास्ते में जो भी डीमन है उसे मार देना। जीनू सामने की तरफ देखता है तो सामने बहुत सारे डीमंस खड़े होते हैं। जीनू का आइस भी भागना शुरू कर देता है तो रास्ते में आने वाले सारे डीमंस को मारता जाता है। जीनू कहता है ये तो बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह भाग रहा है, आज के बाद मैं इसे टैंक कहा करूंगा। जीनू टैंक से कहता है भागते रहो जब तक तुम मैजिक सर्कल तक पहुंच न जाओ। और शनिवार हमारी एसोसिएशन वाले उस अजीब हंटर को अपने ब्यूरो में ले आते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा देते हैं। चीफ इन्वेस्टिगेशन टीम से पूछते हैं क्या तुम्हें पता चला ये बंदा कौन है? इन्वेस्टिगेशन टीम का बंदा उन्हें कहता है ये बंदा कह रहा है कि ये साउथ कोरिया से है और एक इंसान है। चीफ से कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? साउथ कोरिया का एक हंटर वहाँ पर मैं डंजन में गया था तो जाऊंगी डंजन में से कैसे निकल सकता है? अमेरिका तो वहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चीफ को बताता है कि इस बंदे ने बताया है कि 10 साल पहले साउथ कोरिया के डंजन के अंदर गया था। डंजन का गेट बंद होने की वजह से ये डंजन के अंदर ही फंस गया। जब इसकी आंख खुली तो ये अमेरिका में था। चीफ से कहते हैं ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। अचानक एक हंटर एक ए रैंक की डंजन के अंदर से बाहर निकलता है और हमारी पूरी ए रैंक की हंटर्स की टीम इसके सामने बिल्कुल बेबस है। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम लोगों को इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है? इसके अलावा और कुछ नहीं पता चला? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चीफ से कहते हैं हमें लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसके पास ह्यूमन मेमोरीज है। एक एस रैंक की हंटर के यहाँ पर न होने की वजह से पूरा यूनाइटेड स्टेट मुश्किल में पड़ सकता है। हमें पहले किसी एस रैंक के हंटर को यहाँ पर बुलाना चाहिए। हमने अमेरिका में अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। स्कैवेंजर गिल्ड में एक कोरियन हंटर है जो कि कोरियन बोल सकता है। हमने उसको यहाँ पर बुलाया है, वही आकर इससे बात करेगा। चीफ से कहते हैं क्या तुम स्कैवेंजर गिल्ड के डांसो की बात कर रहे हो? वो तो एक एस रैंक का हंटर है, क्या वो यहाँ पर आ रहा है? ऑफिसर में कहते हैं जी उसने कोरिया में अपना बिजनेस खत्म कर लिया है और वो वापस आ रहा है और सीधा हमारे ब्यूरो में आएगा। हम कल सुबह दोबारा से इंटरोगेशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट टाइम डांसो का दिखाते हैं। डांसो एयरपोर्ट से वापस आ रहा होता है, कहता है कितना बुरा दिन है, छोटे कीड़े को मैं अपने हाथों से मसाना चाहता था लेकिन वो एक रेड गेट के अंदर फंस गया है। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहते हैं इसका नाम क्या है? ऑफिसर से कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में ठीक से आती तो नहीं पर उसने अपना नाम बताया था। उसका नाम संग इन वॉन है और वो एक साउथ कोरियन हंटर है। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, संग जिनू भी साउथ कोरिया में रहता है। नेक्स्ट सीन डीमन कासल का होता है। जिनू उस कासल वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है जिसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं। जिनू कहता है इस कासल के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं जो कि इतना पावरफुल नहीं। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ डीमंस पावरफुल होते जा रहे हैं। हर फ्लोर पर एक डीमन ऐसा होता है जिसके हाथ में एक परमिट होता है। उस परमिट के बिना मैं नेक्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकता। और अगर इस टावर के 100 फ्लोर्स हैं तो इसका मतलब हर फ्लोर के ऊपर एक नया वर्ल्ड है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के डीमंस हो सकते हैं। जिनू ऐसा ऐसा फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 27 फ्लोर पर पहुंच जाता है। जिनू कहता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और मैं डीमंस को मार रहा हूँ मेरा लेवल अप होता जा रहा है और मेरी पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मेरा असल मसला टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं। अगर यहाँ पर 100 फ्लोर्स है तो मैं एक हफ्ते के अंदर 100 फ्लोर्स को क्लियर नहीं कर सकता। जब मुझे पहली बार इसकी की मिली थी तो मुझे लगा था शायद एक ऐसा डंजन है, लेकिन ये सारे डीमंस इतने ज्यादा वीक है कि मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। फिर जिनू सारे फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 50 फ्लोर पर पहुंच जाता है। 58 फ्लोर पर पहुंचने पर दिखाया जाता है कि उसके पास अभी तक सिर्फ 2000 सोल्स है जो उसने इकट्ठी की है। 50वें फ्लोर पर जिनू को 50वें फ्लोर का गार्डियन मिलता है जिसका नाम वुल्कन होता है। वुल्कन के साथ उसके स्पेशल गार्ड्स भी होते हैं। वुल्कन एक बड़ा सा मोटा सा गोल सा डीमन होता है जो कि बड़ी सी चेयर पर बड़ी तलवार लेकर बैठा होता है। जिनू से देखकर खुश रहता है, कहता है चलो कोई तो डीमन काम का निकला, मुझे लगता है ये बोस है। साथ ही जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को भी बाहर निकाल लेता है। सबसे पहले वो अपने मैजिशियन शैडोज के साथ उनको अटैक करता है। फिर वो इग्निस और आयरन से कहता है बाकी सबको तुम लोग संभालो। वुल्कन के गार्ड्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे उन्हें पता लगता है कि कोई इंट्रूडर वहाँ पर आ गया है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिनू अपने स्टैग मोड को एक्टिवेट करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। शैडोज और गार्ड्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इग्निस गार्ड को मार देता है। जिनू अपने स्टैग मोड में वहीं पर खड़ा होकर कहता है मेरे शैडोज पावरफुल होते जा रहे हैं, ये भी मेरे साथ लेवल अप
होते हैं। जितना ज्यादा मैं अपने इंटेलिजेंस टैग में पॉइंट सेट करता हूँ, ये उतनी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जितना ज्यादा मैं लेवल अप होता हूँ, उतनी ज्यादा नंबर्स ऑफ शैडोज को मैं सेव कर सकता हूँ। जिन्हों सामने वोल्कन की तरफ देखता है तो बड़े आराम से बैठा होता है। जिन्हों कहता है वोल्कन क्यों आराम से बैठा है, ये टैग क्यों नहीं कर रहा। जिन्हों भी वहीं पर देख रहा होता है कि पता चलने की स्पीड से वोल्कन अपनी कुर्सी से गायब हो जाता है। जिन्हों को नजर भी नहीं आता, वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है जंप करते हुए। जिन्हों के बहुत सारे शैडोज को अपनी बड़ी तलवार से हटा देता है। जिन्हों कहता है आई अभी इसने कौन सा स्किल इस्तेमाल किया, वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ। जिन्हों जल्दी से हवा में जंप करता है और अपने स्ट्राइक को खत्म करते हुए एक जबरदस्त पंच वोल्कन के चेहरे को मारता है। जिन्हों के एक ही पंच से वोल्कन पीछे मुझे बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। जिन्हों कहता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन मेरे सिर्फ एक ही हिट से वो इतनी दूर कैसे गिर सकता है। साथ ही जिन्हों को याद आता है कि मैंने अपने सारे स्ट्राइक पॉइंट्स को अपनी स्ट्राइक में डाल दिया था। मेरी स्ट्राइक इस वक्त ड्यूटी पर है। उसी वक्त जिन्हों के पास विंडो ओपन होकर उसे कहा जाता है कि वोल्कन अपने रैप स्किल को इस्तेमाल करने वाला है। जैसे वोल्कन अपने रैप स्किल को इस्तेमाल करता है तो उसके जितने भी स्टैट्स हैं वो 50% के हिसाब से बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर उसके पास 50% स्ट्रेंथ है तो वो 100% हो जाएगी। जिन्हों कहता है ये तो बिल्कुल वैसा स्किल है जैसा साइबर्स ने इस्तेमाल किया था। साथ ही विंडो ओपन होकर कहा जाता है रैप स्किल की वजह से वोल्कन को बहुत ही कम दर्द होगा। वोल्कन की स्पीड पहले से 50% ज्यादा बढ़ जाती है। वो तेजी के साथ जिन्हों को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हों कहता है इस स्पीड पर मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। जिन्हों जल्दी से आयरन को उठाता है। आयरन अपनी शील्ड को जिन्हों की तरफ फेंकता है। जिन्हों आयरन की शील्ड को पकड़ लेता है और वोल्कन के सामने कर देता है। वोल्कन की बड़ी सी तलवार जिन्हों की शील्ड के ऊपर टकराती है, जिससे एक जबरदस्त इंपैक्ट कर रहा होता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे आसपास सब कुछ टूट जाता है। जिन्हों कहता है मेरी स्ट्रेंथ और आयरन की शील्ड की वजह से मैं इस बार तो बच गया, लेकिन अगर इसने इसी तरह एक बार मुझ पर अटैक किया तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं। मुझे कोई ओपनिंग ढूंढना होगी ताकि मैं इस पर काउंटर अटैक कर सकूं। वोल्कन फिर से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने वेपन से जिन्हों पर अटैक करने लगता है। जिन्हों अपनी शील्ड को छोड़ देता है और जल्दी से उसकी तरफ जंप करता है, लेकिन जिन्हों जैसे मिड एयर में पहुंचता है वोल्कन भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहता है। जिन्हों कहता है कहीं ये किसी का इंतजार तो नहीं कर रहा था कि मैं भी ऊपर की तरफ जंप करूं। जिन्हों कहता है अब मैं इसे कैसे बचूंगा, मिड एयर में मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त कहता है काश मैं अपनी बॉडी को मूव कर पाता। उसी वक्त उसे याद आता है क्या पता मैं अपने डोमिनेटर टच को इस्तेमाल कर पाऊं। जिन्हों हाथों को सामने की तरफ करते हुए डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करता है, जिससे एक प्रोपल्सन पैदा होती है और वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। जिन्हों कहता है वोल्कन का वीक पॉइंट इसका सर है, अगर मैं इसके सर पर अटैक करता हूं तो मैं इसे हरा सकता हूं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये मुझे अपने सर तक पहुंचने नहीं देगा। जिन्हों कहता है पहले मुझे इसकी मूवमेंट्स को रोकना होगा, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। जिन्हों सामने की तरफ देखता है तो एक बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने वाली होती है। ये उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। ये देखकर वोल्कन गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जिन्हों कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, ये पागल हो चुका है। जिन्हों जैसे इस बिल्डिंग के पास पहुंचता है वो अपने स्प्रिंट स्किल को एक्टिवेट करता है और बड़ी स्पीड के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। क्योंकि वो बिल्डिंग एक तरह से झुकी होती है तो वोल्कन भी बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे आ रहा होता है। जिन्हों जल्दी से उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रिंट लगाकर जंप करता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वोल्कन भी नीचे होता है और नीचे से भी स्पीड से हाथ पर टर्न नहीं ले सकता। जिन्हों फुल स्पीड के साथ नीचे से सर की तरफ आता है, लेकिन जिन्हों का अटैक मिस हो जाता है। वो उसके सर की बजाय उसके कंधे पर अटैक करते हुए नीचे उतर आता है। उसी वक्त रियल वर्ल्ड का एक सीन दिखाते हैं। चीफ वन जिन्हों के घर जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो जिन्हों की पर्सन से जिन्हों के बारे में पूछते हैं। वो बताती है मैंने स्वेटी को नहीं देखा, काफी दिन हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया है। और ये चीज मिस्टर आन से कहती है वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया हुआ है। चीफ वन से कहते हैं लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। और ये चीज से कहती है सन जिन्हों के साथ एक लड़की आई थी हांसो, मैंने उसके साथ दोस्ती हो गई है। मैंने उससे पूछा था, उसने उसकी बहन से पूछा था क्योंकि वो उसकी बहन की दोस्त है। लीजिन चीफ वन से कहती है हम उसके घर तक गए लेकिन हमें वो नहीं मिला, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चीफ वन से कहती है ऐसी बात नहीं है, वो कोरिया के अंदर ही है, कंट्री छोड़ने का उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही उसने अपने बैंक से अपने पैसे निकलवाए हैं, ना ही कहीं पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है। और लीजिन से कहती है क्या आप ये सब कुछ मालूम कर सकते हैं। चीफ वन से कहते हैं यही तो मेरा काम है, सारे हंटर्स को नजर रखना। लीजिन से कहती है मुझे लगता है शायद संजीव को किसी ने किडनैप कर लिया है। चीफ वन हंसते हुए से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि संजीव को किडनैप कर सकता है। मुझे लगता है कि संजीव को किडनैप करने के लिए एक स्पेशल टीम की जरूरत है जो कि एस रैंक के हंटर्स को मुश्किल हो, और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। चीफ वन काफी परेशान होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन तासे का होता है। जिन्हों अभी भी वोल्कन के साथ फाइट कर रहा होता है और थोड़ी देर की फाइट के बाद दिखाते हैं जिन्हों वोल्कन को हरा देता है। वोल्कन के मरने के साथ ही जिन्हों को बहुत ही अच्छी आइटम्स मिलती है। जिन्हों को रिवार्ड के तौर पर 4 चीजें मिलती है। जिन्हों लास्ट वाले को अपने पास रख लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है जो कि लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट है। उसकी डिस्क्रिप्शन ये होती है कि वो इसे किसी भी किस्म के मैजिक आइटम इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इस बोर्ड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। जिन्हों कहता है अभी के लिए मुझे नहीं पता कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं इसे अपनी बैटरी में रख लेता हूँ, शायद कल को मुझे इसका इस्तेमाल मिल जाए। रिवार्ड के तौर पर उसे एक डीमन ईयरिंग मिलती है। जिन्हों कहता है इसका तो एक सेट इफेक्ट है, यानी कि जब इसका सेट कंप्लीट हो जाएगा तो शायद उसे कुछ स्पेशल स्किल या स्पेशल पावर मिलेगी। जिन्हों से अपने काम में लगाने का कहता है क्या पता इन डीमंस को मारते हुए मुझे बाकी की आइटम्स मिल जाए और मेरा सेट कंप्लीट हो जाए। और तीसरे नंबर पर जिन्हों को एक मैजिक स्टोन मिलता है। जिन्हों कहता है अगर मैं मैजिक टाइप होता तो मैं इसे अपनी पावर पर रिलीज कर सकता था। जिन्हों कहता है इससे मैं अपनी मैजिकल पावर्स को डबल कर सकता हूँ। उसी वक्त जिन्हों साइड पर देखता है तो एक बहुत सारे डीमंस के साथ काट के उसके सामने रखता है और घुटने लेकर बैठ जाता है। जिन्हों से कहता है क्या तुम ऐसा करना बंद करोगे, दूसरों पर बुरा असर पड़ रहा है। जिन्हों दूसरी तरफ देखता है आयरन वोल्कन का बड़ा सा सर काटकर खींचता हुआ उसके पास लेकर आ रहा होता है। जिन्हों अग्नि से कहता है आयरन भी बेवकूफ है, वो तुम्हारी नकल कर रहा है। जिन्हों कहता है चलो इसे करने दो, वैसे भी इसने मुझे अपनी शील्ड दी थी। उसी वक्त जिन्हों को याद आता है इसका मतलब मैं दूसरों के मैजिक को यूज कर सकता हूँ। आयरन वोल्कन के सर के साथ खड़ा होता है जबकि बाकी के सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिन्हों अपने शैडो सोल्जर्स में से कहता है तुम ऐसे मैजिक यूनिट वाले जहाँ पर आ जाए। उन शैडोज में से एक मैजिक यूज करने वाला शैडो जिन्हों के पास आता है। जिन्हों अपने मैजिकल ऑर्ब को हाथ बुला देता है और कहता है सामने वाली बिल्डिंग पर फायर अटैक करो। वो अपनी मैजिक को इस्तेमाल करते हुए सामने वाली बिल्डिंग पर अटैक करता है। उस मैजिकल ऑर्ब की वजह से उसकी मैजिकल पावर डबल हो जाती है जिससे बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। जिन्हों से देखकर बहुत ज्यादा खुश रहता है, कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे तो मैजिकल वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। मैजिक यूजर्स तो इसको लेने के लिए पागल हो जाएंगे। और यही बार कहता है जैसे मैं यहाँ से गया एक बहुत ही अजीब सा वाकया हो गया, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वापस आती मुझे इसको इंटरोगेट करने को मिलेगा। डांसो कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि इंसानों की भाषा बोल सकता है। फिर डांसो इन्वेस्टिगेशन रूम में उसके सामने जाकर बैठ जाता है, कहता है तुम कौन बोलते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि इंसानी भाषा बोल सकते हो। वो स्ट्रेंज हंटर यानी कि सांगिरवान उसे कहता है मैं एक इंसान हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें बात बताऊँ, अगर तुम लोगों को शक है तो मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। डांसो से कहता है चाहे कुछ भी हो हमें अलर्ट रहना होगा, तुम एक डजन के अंदर से निकले हो सकता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि इंसान की शक्ल में यहाँ पर आए हो। डांसो से कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करो, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो या फिर एक इंसान हो। सांगिरवान से कहता है अच्छा ठीक है मैं कॉपरेट करूंगा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है।
डांसू से पूछता है क्या तुम एक डंजन के अंदर मारे गए थे, तुम एक डंजन के अंदर 10 साल तक जिंदा कैसे रहे, क्या तुम एक मरे हुए ज़ोंबी हो। संग ईमान से कहता है नहीं, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। डांसू से दूसरा सवाल पूछता है कैसा हो सकता है कि एक इंसान जो डंजन के अंदर मर जाए वो जिंदा बाहर आ सकता है। असल में डांसू अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है कि अगर ये वापस आ सकता है तो मैं अपने भाई को भी जिंदा ला सकता हूँ। संग ईमान से कहता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, डंजन के अंदर मरने वाले जिंदा नहीं आ सकते। संग ईमान से कहता है मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। डांसू से कहता है यहाँ पर इंचार्ज मैं हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। संग ईमान से कहता है गेट्स और डंजन्स और मॉन्स्टर्स के बारे में तुम कितना कुछ जानते हो। ये बात सुनते ही डांसू भी चुप हो जाता है, जबकि बाहर खड़े लोग भी चुप हो जाते हैं जो कि इनको मॉनिटर कर रही होती है। डांसू से कहता है क्या तुम्हें कुछ पता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें डंजन्स और गेट्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है। संग ईमान से कहता है ये डंजन्स और गेट्स का ओपन होना और उसके अंदर मॉन्स्टर्स का होना ये तो सिर्फ उस जंग की शुरुआत है जो कि आने वाली है। कभी मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही जल्दी जाग चुका है। डांसू से कहता है तो तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम उसको रोकने के लिए आए हो। संग ईमान से कहता है हाँ मैं उसे रोकने के लिए आया हूँ। डांसू से कहता है आई वो पावरफुल मॉन्स्टर कौन है। संग ईमान से कहता है मुझे नहीं पता। डांसू हंसते हुए संग ईमान से कहता है एक ऐसा इंसान जो डंजन से इस मकसद के लिए बाहर आया है ताकि वो ग्रेटेस्ट डिजास्टर को रोक सके और इंसानों को बचा सके, लेकिन उस डिजास्टर के बारे में कुछ भी नहीं चाहता और ना ही बताना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए, हम सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। संग ईमान से कहता है तुम्हारे पास चाहे कितने भी ज्यादा हंटर्स क्यों ना हो उसके सामने सारे बेकार है क्योंकि वो सारे हंटर्स को भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और तुम ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हो क्योंकि तुम भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बात सुनके डांसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कहने की, मैं एक ऐसे का हंटर हूँ। संग ईमान की बात से वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया कि तुम क्या हो। डांसू कोरिया से लाई हुई इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को उठाकर कहता है इसके ऊपर जो पिक्चर है अगर इस बंदे के बाल काट दिए जाए तो ये बिल्कुल इसी पिक्चर की तरह का दिखेगा। ये तो वाकई में एक इंसान है जो कि कोरिया से है, हालांकि 10 साल डंजन के अंदर गुजारने से भी इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। डांसू संग ईमान से कहता है तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारा रैंक भी अच्छा है, आजकल तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकोगे। आजकल डंजन में हमारा ग्रेड सिस्टम चलता है, तुम जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम शाम पर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो क्योंकि तुम्हारा जमाना पुराना हो चुका है, इसलिए तुम्हें इस नए जमाने के मुताबिक ढलना होगा। लेकिन जैसे ही डांसू नीचे पड़ता है उसकी बीवी का नाम होता है और क्यों भी, और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और बच्चों में से बेटे का नाम पढ़ के डांसू हैरान हो जाता है। डांसू संग ईमान से कहता है क्या तुम्हें अपनी बेटी का नाम याद है। संग ईमान से कहता है मेरी बेटी का नाम संग जीना है। डांसू से कहता है और तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। संग ईमान से कहता है मेरे बेटे का नाम संग जिन्मू है। संग जिन्मू का नाम सुनते